passport is not a blank check. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे तब्दीली की सुनामी के बारे में। तब्दीली की आज बहुत बड़ी सुनामी आई है, इतनी बड़ी सुनामी कि वफाकी काबीना में आज बहुत बड़ी अखाड़ पछाड़ हुई है। पहले वजीर खजाना असद उमर अपने ओहदे से बरतरफ हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उसके बाद वफाकी काबीना वजीर आजम इमरान खान की काबीना की विकेटों की तादाद पत्तों की तरह झड़ने लगी। कुछ अरसा पहले की बात है, बहुत ज्यादा अरसा नहीं बीता कि विकेट ग्रीन टॉप थी, बादल छाए हुए थे, कप्तान ने टॉस जीता था और ऐसे में कप्तान ने अपने ओपनिंग बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए भेजा था। उसके बाद क्या हुआ था सुनिए। टॉप है, ऊपर बादल आए में, कप्तान ने टॉस जीता है और बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए मुझे भेज दिया, यानी गेंद स्विंग भी हो रहा है और सीम भी हो रहा है। कुछ ही अर्सा पहले की बात थी, विकेट ग्रीन टॉप था, बादल छाए हुए थे, कप्तान ने टॉस जीता था, ओपनिंग बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए भेजा था। उस वक्त ना सिर्फ असद उमर जो कि खिलाड़ी हैं अपने कप्तान के, बल्कि वजीर आजम इमरान खान भी इंतहाई पुरएतमाद थे कि जैसे भी बुरे हालात हो, जितना भी बुरा मौसम क्यों ना हो, असद उमर कप्तान के खिलाड़ी ओपनिंग बैट्समैन में एक अच्छी जोड़ी बना लेंगे और अच्छे रन स्कोर कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि आज वही ओपनिंग बैट्समैन कप्तान के अचानक से रन आउट हो गए। पता ये भी नहीं चल रहा कि किसकी गेंद पे रन आउट हुए हैं, मुखालिफ टीम में कौन सा खिलाड़ी है, मुखालिफ टीम कौन सी है जिसने असद उमर को रन आउट किया है। लेकिन बात यह है कि असद उमर वजीर आजम इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन आज बरतरफ हो गए अचानक। खबरें तो बहुत अरसे से थी, अफवाहें बहुत अरसे से थी, सरगोशियां बहुत अरसे से थी, लेकिन जिस तरीके से आज असद उमर बरतरफ किए गए, पूरी कौम इस पे शशदर होकर रह गई और अभी तक हैरान परेशान है। अब ताजा तरीन एलामिया के मुताबिक अब्दुल हफीज शेख नए मुशीर खजाना होंगे, लेकिन असद उमर ने अपनी बरतरफी के हवाले से, वजारत खजाना छोड़ जाने के हवाले से क्या कहा, आज सुनिएगा। वजीर आजम जो है वो काबीना का रीशफल करने जा रहे हैं और उसके अंदर रीशफल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो चाहते हैं कि मैं एनर्जी का पोर्टफोलियो लूं। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं कैबिनेट से स्टेप डाउन कर दूं। तो ये 7 साल का सफ़र जो है बड़ा अमेजिंग जर्नी जिसको बोलते हैं कि एक जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उमूमी तौर पर उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ पर मईशत खड़ी थी, जो पाकिस्तान की तारीख की मईशत की खतरनाक तरीन लम्हात में से एक थे। जो नया वजीर खजाना आएगा वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। मेरे ख्याल में मुश्किल तरीन जॉब जो है वजीर आजम के बाद यही है। जो भी आए, फैसले जो करे, उसके साथ अगर मुश्किल फैसले करता है तो उसके साथ फिर खड़े होने की भी जरूरत है और ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मुआवजे होंगे और अगले 3 महीने के अंदर जो है वो दूध और शहद की नदियां बहेंगी। आखिर वजह क्या बनी कि असद उमर से इस्तीफा ले लिया गया, अचानक उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अब तक वजह किसी को मालूम नहीं हो सकी, बावजूद इसके कि 8 घंटे के बाद मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के नाम का ऐलान कर दिया गया है। विफाकी काबीना जो मजीद 8-9 वुज़रा की तब्दीली हुई है, कुछ नए इंडक्ट हुए हैं, कुछ वुज़रा के महकमे तब्दील कर दिए गए हैं। वजह क्या है, असद उमर कैसे बरतरफ हो गए, ये किसी को मालूम नहीं है और कौम इसलिए भी हैरान परेशान है क्योंकि चंद दिन पहले तक, चंद महीने पहले तक खुद वजीर आजम इमरान खान असद उमर की कारकर्दगी से बहुत खुश थे। क्या कहना था वजीर आजम इमरान खान साहब का, टेक अ लिसन। मुश्किल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक टीम ने परफॉर्म किया है, मैं आज उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन सब ने बड़ा रोल प्ले किया है। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस थे ये, मैं इनको आज स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूं। और मैं सिर्फ आप सबके सामने कि अगर इतने बुरे हालात जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुखालिफिन प्रिडिक्ट करते हैं, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट तो ना आए पाकिस्तान के अंदर।
तब्दीली की आज एक जो बहुत बड़ी सुनामी आई है। अवाम तवक्को कर रहे थे कि तब्दीली हुकूमत लेके आएगी अवाम की जिंदगियों में, लेकिन अभी अवाम की जिंदगियों में तब्दीली आई नहीं कि हुकूमत के अपने अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली। वफाकी काबीने की अचानक अखाड़ पिछाड़, इसके पीछे वजह क्या है? सब लोग जानना चाहते हैं कि असद उमर, जिन्होंने आज अपनी वजारत में बहुत सी मीटिंग्स कॉल कर रखी थी, कल तक टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे थे असद उमर साहब, बिल्कुल पुरएतमाद थे, अवाम को बता रहे थे, कौम को बता रहे थे कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अचानक क्या वजह बनी कि असद उमर को बरतरफ कर दिया गया, इस्तीफा ले लिया गया? असद उमर साहब ने भी का जिम्मेदार कौन है वो खुद इससे बेखबर है। तो जरा खबर छानने की और जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं इमरान खान की काबीना के एक अहम रुकन और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल हैं जनाब फैसल वोडा साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल वोडा साहब, थैंक यू वेरी मच आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। वजह क्या है असद उमर को आज अचानक बरतरफ कर दिए जाने के हवाले से? क्योंकि कल तक तो वो टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहे थे, IMF के साथ अभी 1-1.5 हफ्ता पहले वो मुलाकातें करके आए हैं, 2-3 हफ्तों के बाद बजट देना है उन्होंने, FATF के मामलात हैं, एमनेस्टी स्कीम लेके आनी थी। वजह क्या है असद उमर की बरतरफी के हवाले से? बहुत शुक्रिया गरीदा बहन। देखिए बहन, ये बिजनेस एज यूजुअल है। मुझे नहीं पता कि इसमें इतना बड़ा तूफान क्यों आया है। ये इमरान खान साहब वजीर आजम की सवाबदीद है कि वो किसी को भी किसी वक्त हटा के कोई और कलमदान दे दें या कोई और कलमदान ना दें, किसी को मुश्किल वजारत दे दें, किसी को आसान वजारत दे दें। ये तो प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का एज कैप्टन ऑफ द एंड टीम हेड ऑफ द कैबिनेट। और कैबिनेट रिपोर्ट करती है, हमें आवाम ने वोट दिए, हम आवाम को जवाब दें, हम आवाम की नौकरी करने आए हैं। लेकिन हमारा जो कैबिनेट का बॉस है, रिपोर्टिंग बॉस, वो है इमरान खान साहब। तो अगर उन्होंने किसी आदमी को उन्होंने कहा या उस आदमी ने रिजाइन कर दिया, कोई और कलमदान दे दिया या नहीं दे रहे किसी को कलमदान, MNA रहने की हिदायत देते, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर और लीडर और चेयरमैन ऑफ द पार्टी उनका राइट है और उनका हक है। इसमें कोई अनहोनी चीज नहीं है। दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं। अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला कभी और उसकी मुश्किल वजारत दे दी जाती है कि उसमें अच्छा परफॉर्म करे, या कभी उसको वो खुद आगे कहता है कि मुझे ये नहीं, मुझे ये दे दे, या कोई कहता है कि मैं नहीं कर सकता, या मजबूरियां होती हैं। ये तो सारे फैसले क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। और इसमें कोई इतना बड़ा तूफान या सुनामी आ जाना मुझे तो नहीं लगा। ये बिजनेस एज यूजुअल है। हम अपने घर में अपने बिजनेस के अंदर हर वक्त ये काम करते हैं। चैनल्स के अंदर होता है, 7 बजे वाला 8 बजे पे आता है, 8 बजे वाला 10 बजे पे चला जाता है, 10 बजे वाला 6 बजे पे आता है। दैट्स वेरी नॉर्मल। फैसल वोडा साहब, आप कह रहे हैं इतनी बड़ी सुनामी को कि ये बिजनेस एज यूजुअल है, लेकिन मैं जानने की कोशिश कर रही हूं कि वजह क्या है? क्या ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अपना फैसला है, किसी और का फैसला है, किसी दबाव पे किया गया फैसला है? क्योंकि कल तक तो वज़ीर आज़म इमरान खान कल नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का वो इफ्तिताह कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि जी मौशी सूरत हाल बहुत अच्छी है। तो अगर सब कुछ अच्छा था, असद उमर की कारकर्दगी अच्छी थी, तो उन्हें बरतरफ क्यों किया गया? और चंद महीने पहले तक वज़ीर आज़म जो है असद उमर की तारीफें कर रहे थे। तो व्हाट इज द रीजन एग्जैक्टली? देखिए बहन मेरी, इमरान खान साहब के ऊपर कौन प्रेशर कर सकता है, ये तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और वो जो कमांडर हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कंपनी के अंदर, तो वो वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। उनसे कौन करवा सकता है, ये तो एक सवाल बनता ही नहीं है। और इस सवाल की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। और मेरी बहन दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर जब जिसको लगाते हैं तो वो भी उनका विजन होता है, जिसको दूसरा पोर्टफोलियो देते हैं तब भी उनका ही विजन होता है, और किसी को पोर्टफोलियो दिए बगैर MNA की हिदायत रख देते हैं कि आप तुम MNA रहो, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम। कोई भी घर से पैदा होकर ना वजीर बनता है ना सारी जिंदगी वजारत में रहता है। ये तो ओहदे हैं कि आप MNA बन के जीत के वोटों से आते हैं अवाम की नौकरी करने, उसके अंदर आपको एक एडिशनल नौकरी दी जाती है कि अवाम के लिए काम कर लो। ये तो सवाबदीद प्राइम मिनिस्टर की है, इसमें कोई अनहोनी चीज नहीं है। ऐसा पूरी दुनिया में होता है, ऐसा इधर भी हो रहा है, और आजाद फैसले करने के माहिर है इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब की हमेशा से कभी वो बैटिंग ऑर्डर 4th वाले को 1st पे ले आते हैं, 1st वाले को 6th पे ले आते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। वर्ल्ड कप के दौरान भी सब बातें स्पेकुलेशन हो रही थी 92 में, जब पूरे दुनिया के एनालिस्ट फेल हो गए, तब इमरान खान साहब वर्ल्ड कप जीत गया, ले आए। अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए और इमरान खान साहब के ऊपर इतबार करना चाहिए। हम तो इसी तरह अपने लीडर के पीछे खड़े और उनके हर फैसले में लब्बैक कहते हैं। बहुत अच्छा किया फैसल वोडा साहब कि आपने वर्ल्ड कप की मिसाल दे दी, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, उसके लिए टीम बन रही है, टीम तैयार हो रही है, ना ये कि टीम बिखर रही हो। लेकिन जो मईशत
का वर्ल्ड कप है, जो बजट आना है, जो आपको आगे आईएमएफ के साथ डील करनी है, तो मईशत के वर्ल्ड कप की पिच तैयार हो गई है, मैच के लिए सीटी बच चुकी है, लेकिन कप्तान जो है अपने खिलाड़ियों को अखाड़ पछाड़ अदल बदल कर रहा है। तो ये बताएं कि कितना कितना किरदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात का, खासतौर पर जहांगीर खान तरीन के किरदार के हवाले से बात की जा रही है। कोई साजिश है? क्योंकि असद उमर साहब से भी आज सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं जानता कि कोई साजिश है कि नहीं है। खासतौर पे एमनेस्टी स्कीम का किरदार, विफाकी काबीना के अपने अंदर असद उमर पे बहुत ज्यादा तनकीद, इन सब बातों का कितना असर है असद उमर की आज बरतरफी पे? देखिए बहन मेरी, ये तो बड़ा नाजायज़ होगा कि असद उमर साहब को जहांगीर तरीन साहब कनेक्ट कर दिया जाए। जहांगीर तरीन साहब एक पार्टी के एसेट हैं, एक कामयाब आदमी है, हम उनसे मशवरे लेते हैं और लेते रहेंगे, और ना कोई साजिश कर सकता है इमरान खान साहब के होते हुए। साजिश करके फैसला इमरान खान साहब से कोई करवा ले, ये नामुमकिन है। और ये साजिश का लफ्ज़ भी बड़ा है, लेकिन इख्तलाफ राय होती है और हेल्दी डिबेट होती है जमहूरी पार्टियों में, और वो हमारी पार्टी में एक दूसरे को करेक्ट करते हैं ताकि एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकले पाकिस्तान की आवाम के लिए। वो दैट इज आल्सो नॉर्मल इन बिजनेस, वो होता है, होता रहा है, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है, असद उमर पे कोई तनकीद नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, खासतौर पे एमनेस्टी स्कीम को लेकर? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग फैसल वाडा साहब? देखिए आप पूरी पार्टी के अंदर औरत का अमल होने के अंदर कोई भी आदमी खुद मुख्तारी से फैसला नहीं कर सकता। कैबिनेट को इत्तेफाक में लेना होता है, कैबिनेट उसमें अच्छे बुरे सच्चे कड़वे फैसलों की मशवरा देती है। जो मशवरे से फ़ायदा मुल्क हो, कभी मेरा मशवरा चल जाएगा, कभी किसी और का मशवरा चल जाएगा। मेरी वजारत में जब मैं कैबिनेट में कोई चीज़ पेश करता हूँ तो सारे लोगों का कंसेंसस होना ज़रूरी है। तो इख्तलाफ राय हमेशा जमहूरी पार्टी में होती है, होती रहेंगी, और इख्तलाफ राय और हेल्दी डिबेट के तहत ही बेस्ट फैसले आते हैं। कोई यहाँ डिक्टेटर तो है नहीं कि अपनी वजारत के अंदर बैठे खुद फैसले कर दे, क्योंकि मेरी वजारत से पूरी कैबिनेट को रिप्रेजेंट करना है, तो पूरी कैबिनेट का ऑन बोर्ड होना जरूरी है। अगर कैबिनेट कोई सवाल करते कि यूं नहीं यूं कर दो, यूं नहीं यूं कर दो, तो ये तो नॉर्मल चीज है। इसको डिनाई करना कि ऐसा नहीं हुआ तो ये झूठ होगा, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए, और हमारी पार्टी में बड़ा खुल के होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब। विफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल इस बात को, इस तासुर को यकसर नज़रअंदाज कर रहे थे कि असद उमर की अचानक बरतरफी के पीछे कोई बहुत बड़ी अनहोनी वजह है, इसको बिजनेस एज यूजुअल करार दे रहे थे। सियासी इम्प्लीकेशंस तो जो होंगी सो होंगी, लेकिन वज़ीर ख़जाना असद उमर की अचानक बरतरफी, और वो भी ऐसे मामले की जब IMF की डील तैयार खड़ी है, जब बजट सर पे खड़ा हुआ है, इसके मुआशी असरात क्या हो सकेंगे? बात करेंगे माहिर मुआशियात से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर खजाना असद उमर की अचानक बरतरफी और उसके 8 घंटों के बाद डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को एक बार फिर आजमाए हुए को एक बार फिर आजमाने के लिए वज़ीर आज़म का नया मुशीर ख़जाना तैनात कर दिया गया है। और ऐसे वक्त में कि जब IMF के साथ डील के मामलात हतमी मराहिल में पहुंच चुके हैं, उनको सिर्फ सिग्नेचर करना और इम्प्लीमेंट करना बाकी है। IMF के साथ मुआहिदा किन शराइत पे हो रहा है ना तो पार्लियामान को पता है, ना अवाम इससे आगाह हैं। और ऐसे वक्त में कि जब रमज़ान आने वाला है, अवाम को रिलीफ फराहम करना है और उसके बाद बजट भी प्रोवाइड करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माली साल का पहला मेन बजट आने से पहले कोई भी वज़ीर ख़जाना बरतरफ कर दिया जाना, ये पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में शायद पहला ही अपनी नौयत का वाक़या है। लेकिन इसके मईशत पे असरात क्या होंगे? क्या असद उमर के चले जाने से, उन्हें बरतरफ कर दिए जाने से मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी? एक अचानक कोई जादूगरी हो जाएगी, कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी कि पाकिस्तान में सब कुछ बेहतर हो जाएगा? और इसका मज़ीद इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की मईशत पे? इसी टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब और साबिक भी और इस मौजूदा हुकूमत के भी मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। पहला सवाल डॉक्टर सलमान शाह साहब आपसे, कैसे देखते हैं आप इस तब्दीली को, और तब्दीली की जो एक बहुत बड़ी सुनामी आई है, ख़ासतौर पे IMF के साथ डील करनी है, आगे रमज़ान में रिलीफ देना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, बजट के हवाले से चीज़ें जो है वो आगे देखनी है। हाउ डू यू सी दिस चेंज सर? देखें गरीदा, एक तो ये बड़ी बात क्लियर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में है, और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो अबेट नहीं हो रहा। आपने
ख़ासे उसके लिए रेवेन्यू ये रिसोर्सेज इंटरनेशनली टैप किए हैं, लेकिन जो टोटल गैप है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक IMF प्रोग्राम हो ताकि आप 10 अरब डॉलर सालाना जो आपने रीपेमेंट्स करनी है फ़ॉरेन लोन्स की, उनको आप पे भी कर सकें और उनकी जगह नए लोन्स भी ले सकें। और उसके लिए IMF की एक सील आपके लिए ज़रूरी है कि कैपिटल मार्केट्स को आप टैप कर सकें, बॉन्ड्स इशू कर सकें, GDRs कर सकें, सुकूक्स कर सकें, दूसरी तरीके से और चीज़ें कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके मुल्क में इन्वेस्ट का पहिया चल सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी IMF के साथ मुंसलिक है। अब इस ये जो डिले हुआ है हमारा, हमें उम्मीद थी कि बहुत जल्दी IMF के साथ प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन अब 8-9 माह हो गए हैं और अभी भी वो प्रोग्राम जो है फाइनल स्टेजेस तक पहुँचे। और इसमें टाइम पीरियड इतना ज़्यादा लिया गया है कि उससे जो अनसर्टनिटी पैदा हुई है और उसने एक कन्फ्यूजन क्रिएट की और आपने मुश्किल काम भी किए, अवाम पे बोझ भी डाले और वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुई। और ये एक बड़ी डेडली कॉम्बिनेशन थी असद उमर साहब के लिए, क्योंकि उसकी वजह से PTI का पॉलिटिकली बड़ी कॉस्ट देनी पड़ी, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, मीडिया जो है वो टूट पड़ा PTI की पॉलिसीज़ के ऊपर। एंड हमने ये पिछले चंद माह में देखा है कि उनको बैक फुट पे तकरीबन धकेला हुआ था। सो आई मीन उस असना में इतना सरप्राइजिंग तो नहीं है कि असद उमर हैड टू स्टेप असाइड, लेकिन सरप्राइज़ ये है कि इस मौके पे आके जहाँ 8-9 माह PTI ने उनको फ्रंट पे रखा, तो अब आके उनको और सर ऐसे मौके पे कि जब IMF के साथ वो डील करके आए हैं, वो कल तक वो टेलीविजन चैनल्स पे बता रहे थे, कामरान खान साहब के प्रोग्राम में बता रहे थे कि जी मईशत बिल्कुल ठीक हो गई है, ICU में से निकल आई है, बस इसके जो समरात हैं, जो असरात हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। बजट के हवाले से वो बातें कर रहे थे। दिस इज ऑल वेरी सरप्राइजिंग, देयर इज दिस सरप्राइज फैक्टर। लेकिन अब बहरहाल ये हो चुका है, ये तब्दीली की सुनामी आ चुकी है। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख आपके बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, कैसी तब्दीली है ये? क्या वो IMF के साथ मामलात को आगे अंजाम तक पहुंचा सकेंगे, बेहतर अंदाज में अच्छा बजट दे सकेंगे पाकिस्तान को? जी, हफीज शेख साहब खासे टैलेंटेड रहे हैं पाकिस्तान में। पहले वो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर भी थे, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, लेकिन उनके पीरियड में आपको याद होगा कि लास्ट IMF प्रोग्राम हुआ था जिसमें एक वैल्यू एडेड टैक्स की तरफ पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स की थी। और वो उस वैल्यू एडेड टैक्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी और पाकिस्तान के बाज़ार और पाकिस्तान के बेसिकली ट्रेडिंग जो क्लास थी वो सारी की सारी उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थी। और अल्टीमेटली वो IMF का प्रोग्राम जो है वो अबेंडन करना पड़ा था। और उसके बाद जरदारी साहब की गवर्नमेंट फिर इलेक्शन भी हार गई, जिसका एक बड़ा उनसर ये था कि IMF के प्रोग्राम में जो कोशिश की गई थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। सो आई होप कि अब इस दफ़ा जब आएंगे तो इसका मतलब ये है कि हफीज़ शेख साहब को IMF के साथ डील करने में तो एक पास्ट एक्सपीरियंस है। एंड होपफुली कि इस वक्त जो IMF का प्रोग्राम आएगा वो ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि पाकिस्तानी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। और अगर उसमें VAT वाली बात फिर से आ गई और उसको फिर दोबारा से करना शुरू किया तो फिर मेरा ख्याल है PTI के लिए एक बहुत मुश्किल इम्तिहान में PTI पड़ जाएगी। और इसके लिए जो बाकी PTI के अहदाफ हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। जो सोशल प्रोटेक्शन की बातें करते हैं, जो एहसास की वो नया प्रोग्राम लाना चाहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, उस किस्म की चीज़ें। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त तक इतनी डेवलप्ड नहीं है कि वो वैल्यू एडेड टैक्स में जा सके। वो एक मेरे नज़र में वैल्यू एडेड टैक्स बड़ा ख़राब टैक्स था,
क्योंकि उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो बहुत मुश्किल थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, पाकिस्तान की जो लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन है, वो इतने सोफिस्टिकेटेड टैक्स के साथ वो डील नहीं कर सकती थी। सो लेट्स होप कि इस वक्त अगर वो आता है प्रोग्राम में तो हम कोई बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन देखते हैं और जो आसानी से जिसके ऊपर अमल हो सके वो आगे आएगा। सो अब मेरा तो इंटरेस्ट अब IMF प्रोग्राम में इनफैक्ट ज़्यादा हो गया टू सी एग्जैक्टली उस IMF प्रोग्राम में क्या है और क्या वो प्रोग्राम पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को करेगा कंसिडर, और क्या वो इस पे आपसे मैं मजीद भी बात करूंगी, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हफीज पाशा को डिस्कशन में जरा इन करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आपका भी ज्वाइन करने के लिए। ये जो अचानक एक तब्दीली की सुनामी आ गई है, अचानक असद उमर साहब को बरतरफ करके उनकी जगह अब्दुल हफीज शेख साहब को ले आया जाता है, योर नेम सेक, कैसे देखते हैं आप इस तब्दीली को? देखिए, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स ये समझता हूँ कि ये बहुत गैर मुनासिब वक्त था। उसकी वजह ये है कि आप ये सोचिए कि हमारा जो बजटरी प्रोसेस होता है साल का, वो आगाज़ उसका शुरू हो जाता है जनवरी के महीने से, और एक प्रोसेस है जिसमें कॉल पेपर्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स वगैरह, सारा टैक्सेशन वगैरह उस पर काम होता है। फाइनेंस मिनिस्टर्स इंटीमेटली इन्वॉल्व थ्रू आउट। अब ये बजट जो है अगले साल का 19-20 का अगले 4 या 5 हफ्तों में आना है, और इस लास्ट मिनट पे जाकर आप फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करते हैं जी। दूसरी तरफ IMF से ये बात करके आ गए हैं, फ्रॉम व्हाट वी हियर देयर हैज बीन एग्रीमेंट एट द पॉलिसी लेवल। अब डिटेल्स वर्कआउट करने थे। इस वक्त आप IMF प्रोग्राम में भी एक तरह से एक ब्रेक लाएंगे, दूसरी तरफ आप बजट को प्रोसेस को भी अफेक्ट करेंगे। द बेस्ट थिंग वुड हैव बीन, इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, किसको रखें, बट कम से कम ये तो करते कि ये साइकिल पूरा हो जाता, फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर देते, IMF का प्रोग्राम तकरीबन फाइनलाइज हो जाता, और फिर ये अगर जाना चाहते तो इट वुड हैव बीन अ मच मोर ऑर्डरली एंड डिग्निफाइड एंड ए प्रोसेस ऑफ रिस्पेक्टिंग ए जेंटलमैन हु हैज़ वर्कड 16 आवर्स अ डे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह किया गया ये नामुनासिब। डॉक्टर हफीज पाशा, आप इस तब्दीली को देखते कैसे हैं? अब इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि IMF के साथ डील हमें बताया जा रहा था, असद उमर साहब फाइनलाइज करके आए, बताया जा रहा था कि बिल्कुल बस फाइनल मराहिल में वो पहुंच चुकी है। आगे रमज़ान आना है, अवाम को रिलीफ देना है, महंगाई से निजात पानी है, बजट आगे प्रेजेंट करना है, FATF का मामला है, एमनेस्टी स्कीम का मामला है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एक्सपोर्टर है, जो इम्पोर्टर है, खासतौर पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्री सेक्टर है, जिस तरह से पंजाब में गंदम की फसलें तबाह हुई हैं, तो तमाम सेक्टर्स देख रहे थे टुवर्ड्स असद उमर के बजट में क्या रिलीफ मिलता है। तो क्या ये असद उमर की नाकामी इमरान खान की नाकामी कहना दुरुस्त होगा, और इसका मुआशी इंपैक्ट क्या होगा ओवरऑल? देखिए, अगर नाकामी होती है तो एक जमहूरी निज़ाम में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की होती है जी, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अब मैंने देखा है कि ये एक हुकूमत है जो तकरीबन हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग्स करती है, और ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, एक पॉजिटिव एक ट्रेडिशन वो सेट कर रहे हैं, और उसके नतीजे में इकोनॉमिक कमिटी टू द कैबिनेट के सारे डिसीशंस कैबिनेट में जाके अप्रूव होते हैं। तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल करना और होल्ड करना ये नामुनासिब है। जो भी डिसीशंस गवर्नमेंट ने लिए हैं, और ये बड़े अच्छे प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट ने लिए हैं, इज़ द कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, is the responsibility ultimately of the Prime Minister. So if there has been some failure on the policy front, you can't hold one individual responsible. The entire government has to take responsibility. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जिस तरह हुआ है और इतने सडनली हुआ है कि ये इससे कम से कम शॉर्ट रन में तो ये अनसर्टनिटी रहेंगी कि कौन आ रहे हैं, उसके बाद में अनसर्टनिटी इस बात पे रहेगी कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या वो बजट का जो ढांचा बन चुका है उसको तब्दील करेंगे या उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और डे टू डे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि गंदम का जो इस वक्त फसल है बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आपके जो मुख्तलिफ आइटम्स हैं इंडस्ट्री के, इस पिछले महीने इंडस्ट्री की प्रोडक्शन फिर से नेगेटिव हो गई, नेगेटिव ग्रोथ है आपकी इंडस्ट्री में। तो यू हैव टू मूव फास्ट।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये प्रोसेस अगर साल पूरा हो जाता, फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाता, डिसीजंस पूरे हो जाते, तो यकीनन उसके बाद में आप फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करना चाहते हैं, वो शायद खुद कहते कि मैं थक गया हूं और चले जाते। तो लिहाजा ये नामुनासिब है। सर यही सवाल मैं कहूंगी डॉक्टर सलमान शाह साहब से। सलमान शाह साहब, एग्री हुआ डॉक्टर हफीज पाशा, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तमाम सेक्टर्स पे? ये कि तकरीबन हर सोसाइटी जो था वो असद उमर को रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर रहा था पे जी। और वो कैबिनेट वाज नीदर हेयर नॉर देयर, बट असद उमर उसका चेहरा था। और असद उमर ने बड़ी मेजर सेगमेंट्स जो थे सोसाइटी के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे, उनको कॉन्फिडेंस में वो नहीं ले सके, उनको वो कन्विंस नहीं कर सके कि उनकी पॉलिसीज़ और उनकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं अल्टीमेटली एक अच्छे रिज़ल्ट में आएगी। आप बिज़नेस कम्युनिटी को देखें, बिज़नेस कम्युनिटी जनरली उनसे अगर ये थी कि उनके ख़िलाफ़ नहीं थी तो उनके फेवर में भी नहीं थी, और बहुत एप्रीहेंसिव तरीके से वो देखते थे जो पॉलिसीज़ ये बनाते थे, और जिस किस्म की इंटरेक्शन भी होती थी उसके साथ साथ अवाम में आपने देखा कि मीडिया ने अवाम की हर प्रॉब्लम को उजागर किया और वो सामने आया, और अवाम ने भी प्राइस इंक्रीज़ और इन चीज़ों को नहीं समझा कि ये किस वजह से हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अगर पीटीआई गवर्नमेंट पे नहीं थी तो कम से कम असद उमर के ऊपर वो डेफिनेटली थी। सो असद उमर का एक इशू, ये बहुत बड़ा इशू था कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सके पाकिस्तानियों के साथ कि ये क्यों इतनी कड़वी गोली खाने की ज़रूरत है, और उसकी वजह से अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। सो आई थिंक कि जो कैपिटल पीटीआई ने लूज़ किया है पॉलिटिकली, और हम देखते भी थे रोज़ाना शाम को टेलीविज़न पे कि बहुत मुश्किल था पीटीआई के लिए डिफेंड करना चीज़ों को, तो वो आई थिंक उसकी अल्टीमेटली प्राइस जो है वो असद उमर साहब को देनी पड़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बलूचिस्तान में होने वाली एक बार फिर दहशतगर्दी पे कुछ मजीद सवाल उठाएंगे। बलूचिस्तान आज एक बार फिर दहशतगर्द हमले का शिकार हुआ है और आज मकरान कोस्टल हाईवे पे एक बस से 14 मुसाफिरों को उतार के उनको शनाख्त करके उनके शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। जो 14 मुसाफिर आज शहीद किए गए हैं उनमें 9 नेवी के एहलकार हैं, 1 एयरफोर्स का, जबकि 1 कोस्ट गार्ड का एहलकार भी है। अब तक खैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक इस हमले की, इस दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी बरास नामी एक इत्तेहाद ने कबूल कर ली है, जो कि BLF, BLA और BRG का इत्तेहाद है। मामलात और तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं बलूचिस्तान के वजीर दाखिला ज़िया लांगो। अस्सलाम वालेकुम ज़िया लांगो साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। कौन मुलव्विस है जो बलूचिस्तान में आज का दहशतगर्द हमला हुआ है, और ये किस चीज़ की तरफ निशानदही कर रहा है आज का हमला? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुहदा के लवाकिन से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ, हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, पाकिस्तान पिछले 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है, जो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस है। वो इस दहशतगर्दी को फाटा में भी फैला रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तानी जितना नुकसान दिया, बलूचिस्तान में भी ये 2 दहाइयों से दहशतगर्दी चल रही है। कभी इसको मजहबी उसके नाम पर शिया सुन्नी का नाम देकर हज़ारा बिरादरी को टारगेट किया जाता है, कभी सेटलर्स को टारगेट किया जाता है, कभी किसी बलोच को पाकिस्तानी मानने के उस पर टारगेट किया जाता है, कभी फोर्सेस को टारगेट किया जाता है। इनको मुख्तलिफ तंजीमें मुख्तलिफ उससे कबूल कर लेते हैं, लेकिन इसका फैक्टर सिर्फ एक ही है जो पिछला तजुर्बा कहता है। आज का जो कल का इंसिडेंट हुआ है उस पर भी हम तफ्तीशी अमल से गुजर रहे हैं, उसका हतमी रिपोर्ट आने तक ही मैं कहता हूँ, लेकिन जो मेरा पिछला तजुर्बा कहता है इसके निशानात वहीं जाएंगे
जहां से 20 साल से इस दहशतगर्दी के निशानात आ रहे हैं। ज़िया लांगू साहब, एक तरफ तो भारत में आज इंतखाबात का दूसरा मरहला भी स्टार्ट हो गया, शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तो क्या आपका इशारा भारत की तरफ है? नंबर 2, मेरा वही सवाल कि तहकीकात कहां तक पहुंची हैं आज के दहशतगर्द हमले की? देखिए, बिल्कुल मैं इशारा नहीं बल्कि मैं साफ अल्फाज में कहता हूँ कि भारत की हुकूमत या उसकी फौज पाकिस्तान की फौज नहीं है जो ललकार कर सरप्राइज दे। ये 20 साल से चुप चुप कर हमारे मासूम लोगों पर वार कर रहे हैं, कभी किसी सो कॉल्ड नेशनलिस्ट तंजीम के नाम से, कभी किसी सेक्टेरियन उस पर, और इस्तेमाल हो रहा है हमारा बिरादर मुल्क अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है इस पर। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में भारत मुलविस है और वो पाकिस्तान को अनस्टेबल करना चाहता है, ताकि जो सीपैक की वजह से पाकिस्तान और बलूचिस्तान का रोशन मुस्तकबिल आने वाला है, वो इसको अनस्टेबल